जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज से जो है हम लोग एक नया सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि देखिए कि ये जो रुक्मिणी प्रकाशन का जो है प्लेटफॉर्म का बुक साइंस का, जो कि 3200 प्लस है, इसमें जो है ना आपको साइंस का क्वेश्चन बैंक है 2018 से 2022 तक। अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे 2018 से आपको देखिए जेई हुआ है, आरपीएफ हुआ है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये एलपी हो गया, जितना भी है सभी का जो है ना इसमें क्वेश्चन जो है सिर्फ साइंस का दिया हुआ है। ठीक है ना, उसी को हम लोग करेंगे। ठीक ना। और आज जो है इसका पहला सेट करेंगे, आज इसका स्टार्ट ही है। तो ये जो है ना आपको जितना भी आगामी रेलवे का एग्ज़ाम है, एलपी हो गया, आरपीएफ, देखिए एलपी हो गया और आरपीएफ हो गया, ये दोनों का तो एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुका है। एनटीपीसी का वैकेंसी आ गया है, जेई का भी वैकेंसी आ चुका है, टेक्नीशियन का भी आएगा, ग्रुप डी का आगामी वैकेंसी है। तो सभी में जो देखिए रेलवे का क्या है सिस्टम कि उसमें देखिए साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, यानी कि साइंस जो है ना रिजल्ट बनाने के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो उसी के लिए जो है इसमें जो है 3200 प्लस प्रीवियस ईयर है। यानी कि जब आपको कोई भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए जो है ना आपको उसका प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसमें जो है आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट दिया हुआ है कि किस शिफ्ट में साइंस का क्वेश्चन पूछा है तो क्या पूछा है। तो उसी के क्रम में हम लोग इसको जो है आज जो इसको हम लोग पहला सेट को करेंगे। ठीक है ना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है ना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और कमेंट बॉक्स में भी इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक को पिन कर दिया गया है। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग पहला सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सेट जो है ये आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था आपको 17/8/2022 का, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसी को आज हम लोग करेंगे। ठीक, देखिए उसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जिप्सम जो होता है CaSO4 × 2H2 क्या होता है, आपको जिप्सम का फार्मूला होता है। ठीक है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ठीक है गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद एक एक्स यौगिक तैयार किया जाता है। जो ये एक्स यौगिक जो है इसका प्रकृति कैसा है, तो एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग जो है आपको अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो ये यौगिक एक्स क्या है, ये आपको एक्स क्या है ये चीज़ को आपको पूछा है। देखिए ये देखिए CaSO4 × 2H2O जो है ये क्या है, आपको जिप्सम है। ठीक ना, ये क्या है, जिप्सम है। इसको जब हम गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, या ऐसे केल्विन में पूछेगा तो 393 केल्विन पर जब इसको हम गर्म करते हैं तो इससे जो है ना हमको CaSO4 × 1/2H2, यानी कि ये क्या है, तो CaSO4 × 1/2H2, तो ये POP है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये चीज़ हमको प्राप्त होता है। यही जो है ना एक सफ़ेद चूर्ण है। ठीक, और इसका यूज जो आपको अग्निरोधी पदार्थ के रूप में भी होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक ना। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए और भी यूज है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए भवन निर्माण में भी इसका यूज होता है। जैसे भवन निर्माण हो गया, उसके बाद देखिए जब किसी का हड्डी टूट जाता है तो टूटी हुई हड्डी पर जो बैंडेज किया रहता है, ऊपर पर देखते होंगे कि उजला सा बैंडेज रहता है, हड्डी टूटने के बाद बैंडेज किया जाता है, तो उसको उसमें भी जो है POP का ही प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कोई भी देखिए मूर्ति है, मूर्ति बनाते हैं, सांचा ढाल दिया जाता है ना, तो सांचा में डाल दिया जाता है उसका मटेरियल और मूर्ति बन के तैयार हो जाता है। तो वो सांचा बनाने में भी जो है ना आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दंत चिकित्सक जो होते हैं, दांत के डॉक्टर, वो भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज है। ठीक, तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते। देखिए पर्दा पर जो भी प्रतिबिंब हम प्राप्त कर पाएंगे तो वो हमेशा ही वास्तविक ही प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो भी होगा उसे हम क्या कर सकते हैं, पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 3 में और 4 में क्या दिया हुआ है, आभासी, तो ये दोनों तो पहले ही कट गया, क्योंकि देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जितना भी है उसी को ही हम पर्दा पर उतार सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब है और बड़ा है चाहे छोटा है, उससे क्या मतलब है, उसको पर्दा पर उतार नहीं सकते। यानी कि 1 हो गया और 2 हो गया, यानी कि वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा, इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, तो पर्दा पर उतार सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों, ठीक ना। ये जो आपको है वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये केवल आपको है दर्पण में जाइएगा तो ये अवतल दर्पण में ही बनेगा, ठीक है। और लेंस में जो है ये केवल उत्तल लेंस के द्वारा ही ये प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। तो समझ गए, इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में होता है, ठीक ना। यानी कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी जो होता है इसमें किसका प्रयोग होता है, देखिए इसमें जो आपको सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का इसमें प्रयोग होता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr हो गया, ठीक ना। अब देखिए सिल्वर का कुछ यौगिक है उस सभी का यूज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक। देखिए पहला है आपको सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, ये देखिए दवाई में भी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, दर्पणों में, पॉलिशिंग में तथा मिश्र धातु निर्माण में जो है सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग होता है, ठीक ना। अब देखिए AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड है, ठीक। सिल्वर आयोडाइड देखिए ये आपको मौसम परिवर्तन, जब मौसम परिवर्तन होता है उसमें प्रयोग होता है, कृत्रिम वर्षा कराने में, और तो ये किस में होगा, तो एंटीसेप्टिक दवाई में भी जो है आपको सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए सिल्वर ब्रोमाइड है यानी कि AgBr, इसका देखिए यूज कहाँ पर होता है, सबसे पहले देखिए फोटोग्राफी में तो सबसे ज़्यादा परसेंट जो है फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड ही है, ठीक है। लेकिन सिल्वर क्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये देखिए अवरक्त किरणों को रोकने वाले उपकरण में भी जो है ना आपको सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है, ठीक ना। देखिए अर्धचालक में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3, ये जो आपको बोटिंग इंक में काली स्याही, देखिए आप बोट गिराने गए होंगे तो उंगली पर एक काला स्याही से जो है ना आपको इसे रंग देता है, ठीक ना। तो इसे रंग देता है तो वो क्या रहता है, तो वो आपको सिल्वर नाइट्रेट ही रहता है, ठीक ना। यानी कि काली स्याही के रूप में बोटिंग इंक में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो यहाँ हमसे पूछा था कि श्वेत श्याम यानी कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का होगा, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक ना। धारावाही जो परिनालिका है उसमें उसके लिए जो इस समय से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए पहला कथन को पढ़ते हैं, ये कथन क्या कर रहा है कि इसका उपयोग जो है मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए क्या है। देखिए परिनालिका क्या होता है, देखिए एक कोई लोहा है, मृदु लोहा, इस पर देखिए तार लपेट दिया जाता है पूरा अच्छे से, तो ये और इस पर जो जब करंट प्रवाहित किया जाता है तो ये जो लोहा है आपको मृदु लोहा, ये जो है चुंबकित होता है, मतलब इसमें जो है ना आपको चुंबक का गुण आ जाता है, ठीक नहीं। जब तक प्रवाहित रहता है तब तक ही रहता है, लेकिन थोड़ा देर जब प्रवाहित मतलब विद्युत प्रवाह बंद भी कर दिया जाता है तो कुछ देर तक रहता है, ठीक ना। यानी क्या हुआ कि ये विद्युत प्रवाह किस लिए किया जाता है, तो ये जो मृदु लोहा पर जो लपेटा रहता है तार का बाइंडिंग, तो ये क्या करता है आपको कि लोहे को आपको चुंबकित कर देता है, ठीक। क्या क्या है इसमें, देखिए एक नंबर में इसका उपयोग जो है ना मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए क्या है, सही बात है, ये करता है चुंबकित, ये तो सही हो गया, ठीक। अब देखिए 2 नंबर में क्या है कि यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, ठीक है। चुंबक के तरह कार्य करता है या क्षण के चुंबक की तरह, तो ये भी सही है, ठीक ना। अब देखिए 3 में कहा है कि क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है, इसका क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त नहीं होती है, ठीक नहीं, ये गलत है। यानी क्या हुआ कि 1 और 2 आपको सही है, ठीक ना। देखिए 1 और 2 जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए परिनालिका, देखिए परिनालिका के अंदर का जो अगर आपसे पूछेगा कि परिनालिका के अंदर का जो संपूर्ण अक्ष होता है उसमें कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो उसमें जो है लगभग जितना भी संपूर्ण अक्ष है उसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपको समान होता है, ठीक है। लेकिन परिनालिका के बाहर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा वहाँ पर क्या होता है आपको शून्य होता है, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि AIDS यानी एड्स का पूर्ण रूप क्या है। देखिए एड्स का जो है आपको पूर्ण रूप होता है आपको एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपको एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये क्या है आपको एड्स का पूर्ण रूप है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक ना। अब देखिए एड्स जो पूर्ण रूप देख लिए, ये जो है आपको रिट्रोवायरस के कारण होता है। देखिए एड्स जो है किसके कारण फैलता है, तो ये आपको रिट्रोवायरस के कारण फैलता है, ठीक ना। देखिए एड्स रोग का हमको पता लगाना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको एलिजा टेस्ट किया जाता है, ठीक ना, एलिजा टेस्ट, ठीक। कौन सा टेस्ट होगा, इसमें एलिजा टेस्ट का किया जाता है प्रयोग, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व डैश है, ठीक। देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम देखिए, यही है न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक ना। ये जो है आपको 1866 ईस्वी में इन्होंने दिया था अष्टक नियम, ठीक ना। तो इसमें देखिए पहला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है और अंतिम ज्ञात तत्व थोरियम है, ठीक ना। अगर आपसे पूछेगा कि जो है ना ये कहाँ तक लागू होता है, तो कैल्शियम 20 तक
तक ही ये जो है ना आपको लागू होता है, ठीक है, यानी कैल्शियम 20 तक की जो है ये न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है आपको लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम का पहला तत्व कौन, देखिए पहला तत्व कौन है तो हाइड्रोजन है, और अंतिम तत्व क्या है तो अंतिम तत्व थोरियम है। देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, हाइड्रोजन और थोरियम। देखिए हाइड्रोजन और थोरियम ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, ठीक ना। ये सब में से कौन सा जीव है जो कि आपको पर्यावरण को स्वच्छ रखेगा, ठीक ना। देखिए शैवाल है, लाइकेन है, बी में देखिए आपको प्रोटोजोआ और लाइकेन है, सी में शैवाल और प्रोटोजोआ है, डी में जीवाणु और कवक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए आप कि शैवाल तो नहीं रखता है, लाइकेन भी नहीं रखता है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ और लाइकेन भी नहीं, लाइकेन नहीं हुआ तो होबे नहीं करेगा, शैवाल तो नहीं है, ये भी नहीं हुआ, यानी कि डी इसका सही होगा। क्योंकि देखिए जीवाणु और कवक जो है ये आपको क्या करता है पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। तो कैसे स्वच्छ रखता है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जीवाणु क्या करता है कि ये जितना भी मृतोपजीवी है इस सभी को जो है ना आपको अवशेषों को होता है, जो जितना भी जीवाणु मतलब मृतोपजीवी का जो अवशेष है उसको ये भोजन के रूप में करता है, कौन तो जीवाणु करता है, ठीक है। जितना भी मृत अवशेष है उसको ये भोजन के रूप में प्राप्त करता है जीवाणु, ठीक है ना। जैसे देखिए इसका एक उदाहरण है आपको लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है तो ये जीवाणु है जो कि अवशेष के रूप में करता है, ठीक है। अब देखिए कवक क्या करता है तो कवक क्या करता है, ये जो है आपको भोज्य पदार्थ जो होता है इसको अवघटित करना जो है ना कवक का मुख्य कारक लक्षण है, ठीक है ना। यानी क्या हुआ कि जो भोज्य पदार्थ से फेंका हुआ है तो वो खराब हो जाएगा, तो उसको ये अवघटित करके खत्म कर देता है, यानी कि पर्यावरण को ये सुरक्षित करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवाणु और कवक, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना। देखिए कथन को हम देखते हैं, कथन क्या क्या है, ठीक ना। गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण देखिए मुख्य अक्ष से देखिए गोलीय दर्पण, ये देखिए आपकी अवतल दर्पण है, इसमें देखिए क्या है, ये हो गया आपको मुख्य अक्ष हो गया, और दर्पण से जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष रहता है प्रतिच्छेद करता है उसे ध्रुव कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए एक में आपको कहा है, क्या कहा है आपको एक में, तो यह दर्पण के अभिलंब होते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में पूछा है। तो ये मुख्य अक्ष देखिए ये दर्पण का अभिलंब होता है, ये सही बात है, देखिए अभिलंब ही है तो ये क्या है सही है, ठीक। अब देखिए दूम का है कि आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है, यानी कि आपतन बिंदु जो है ये आपको मुख्य अक्ष पर स्थित होगा, यानी कि आपतन बिंदु देखिए ये हुआ, जब प्रकाश जो है आपको आपतित होती है तो ये आपतन बिंदु मुख्य अक्ष पर होगा ना, ये कोई निश्चित नहीं है, ठीक ना। यहाँ भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये क्या आपको गलत है। अब देखिए 3 में कहा है कि मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर ही, देखिए मुख्य फोकस देखिए यहाँ एफ जो होता है मुख्य फोकस होता है एफ, तो ये कहाँ रहता है तो ये हमेशा देखिए प्रधान अक्ष पर ही रहता है, यानी कि प्रधान अक्ष पर ही रहता है, तो ये तो सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 3 भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 3 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। तो हो गया इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाए। देखिए SER आखिर होता क्या है, देखिए SER का फुल फॉर्म होता है आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो यानी कि चिकनी अंतःप्रदप जलिका होता है, ठीक है, यानी कि जो होता है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ वाला जो होता है ये आपको प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और स्मूथ वाला क्या करता है आपको लिपिड का भी संश्लेषण करता है, और ये बहुत कार्य करता है। देखिए कौन कौन करता है, ये देखिए लिपिड का संश्लेषण करता है, लिपिड का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का अपचय भी करता है, और ये कैल्शियम को एकत्रित तथा इसके बाद नियमन एवं ये दवा को भी विषहरण करता है, ठीक ना। तो इनका क्या हुआ कि औषधि को विष को भी निर्वशीकरण करता है और लिपिड का भी संश्लेषण करता है, यानी कि इसका उत्तर ए और बी दोनों होगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। देखिए विद्युत मोटर में देखिए ब्रश के पास जो है आपको लगा रहता है एक रिंग, एक स्प्लिट रिंग और एक स्लिप रिंग होता है, ठीक है। यानी कि स्लिप रिंग क्या होगा कि जो पूरा ये रिंग जो है जुड़ा रहेगा तो ये स्लिप रिंग होगा, ठीक ना, और बीच में थोड़ा सा कटा रहेगा तो स्प्लिट रिंग होगा, ठीक ना। देखिए जो जिस मोटर में जो है ना आपको स्लिप रिंग लगा रहता है वो जो है ना आपको AC करंट देता है, ठीक ना। वो जनरेटर क्या है AC करंट देता है, ठीक ना। और जिसमें जो आपको स्प्लिट रिंग लगा रहता है यानी कि कटा वाला रिंग, तो वो क्या आता है आपको DC करंट देता है, ठीक ना। तो यहाँ हमको क्या कहा है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, यानी कि दिशा को उलट देगा, यही करता है। कौन करता है तो ये नहीं रिंग करता है, यानी कि स्प्लिट रिंग या
स्लिप रिंग, ठीक नहीं, तो इसको हिंग हो गया, स्लिप रिंग हो गया, ठीक नहीं। इसे देखिए हिंदी में आपको विभक्त वलय कहा जाता है, ठीक नहीं, तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभक्त वलय, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बल्ब के फिलामेंट से डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाए। देखिए बल्ब का आप फिलामेंट देखेंगे 100 वाट का बल्ब देखेंगे, तो आप तो बहुत कम 100 वाट का बल्ब का यूज़ होता है, लेकिन देखे होंगे ज़रूर आप लोग। तो देखिए कैसे रहता है, देखिए बल्ब है ये क्या आपको बल्ब है, देखिए अंदर में देखिए इसका फिलामेंट क्या रहता है, देखिए इसी से कुंडलित रहता है एकदम पूरा अच्छे से, क्या रहता है ये कुंडलित रहता है, कि क्या होता है ये अत्यंत पतला और कुंडली लंबा बहुत होता है, ताकि कुंडली करके छोटा कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए ऐसा ये इसीलिए किया जाता है कि इसमें जो है ना प्रतिरोध उच्च हो, ठीक ना, प्रतिरोध उच्च होगा तभी तो हीट ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा तो लाइट ज़्यादा देगा, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध के लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए और देखिए एक बात और जान लीजिए कि टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का जो है ना आपको प्रतिरोध क्या होता है, आपको टंगस्टन का प्रतिरोध तथा गलनांक जो है ना आपको ये दोनों उच्च होना चाहिए, ठीक ना, यानी प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए और गलनांक भी आपको उच्च होता है, ठीक ना, टंगस्टन का, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या क्या। देखिए सबसे पहले देखिए क्या होगा इसका उत्तर, कि देखिए क्या होगा कि देखिए जब परमाणु क्रमांक जो है आपको बढ़ेगा, देखिए जब परमाणु क्रमांक क्या होता है बढ़ता है और नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा बढ़ता है, यानी कि परमाणु क्रम बढ़ेगा और नाभिकीय आवेश भी क्या होगा बढ़ेगा। तब क्या होगा कि आपको नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ेगा, क्योंकि देखिए जब क्रमांक बढ़ा और नाभिकीय आवेश भी बढ़ा तो क्या होगा, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल भी ये बढ़ेगा, ठीक ना, ये भी बढ़ता है। और इसलिए क्या होता है आपको लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हैं, तो यानी कि लिथियम देखिए यहाँ है, लिथियम है और ये देखिए आपको एफ है, यानी कि क्या हुआ ये आवर्त में आप ये बाएँ से दाएँ गए हैं, ठीक ना, तो इसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा घटता है, तो ये तो होता ही है। देखिए परमाणु त्रिज्या से घटता है तो यहाँ पर आपको घटता हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या होगा, पहला खाली जगह में आपको जाएगा बढ़ता, दूसरा में भी हो जाएगा बढ़ता, तीसरा में भी हो जाएगा बढ़ता और चौथा में हो जाएगा सिर्फ घटता। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक धुएँ से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देता है, यानी कि जब हम धुआं वाला कमरा में प्रवेश करते हैं तो जो है ना आपको प्रकाश दिखेगा एकदम पूरा, जैसे देखिए प्रवेश करेंगे तो इसमें क्या होता है प्रकाश कभी इधर जाएगा कभी इधर एकदम पूरा एकदम चारों तरफ बिखरा हुआ दिखेगा, ठीक ना। तो ऐसा क्यों दिखता है, तो ये जो है आपको प्रकाश का प्रकीर्णित हो जाता है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक ना, तो इसी कारण से ये ऐसा दिखता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए प्रकीर्णन का जो है तरंगदैर्घ्य से कैसा संबंध है, देखिए प्रकीर्णन जो है आपको कोई प्रकाश है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ना ये आपको व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको प्रकीर्णन जो है आपको प्रकीर्णन क्या होता है, आपको व्युत्क्रमानुपाती होता है आपको तरंगदैर्घ्य के पावर यानी लैम्डा के पावर 4 का, ठीक ना। तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखेरने से रोकता है, यानी कि श्वसन तंत्र का कौन सा ऐसा भाग है जो कि वायु का जो प्रवाह होता है उसको बिखेरने से आपको रोकता है, तो ये आपको उपास्थि के छल्ला है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपास्थि का छल्ला, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है, ठीक है। देखिए नीचे आपको ये पिक्चर दिया हुआ है, इसको आपको अध्ययन करना है। देखिए क्या क्या है, ये देखिए किसका फोटो है, तो ये पत्ती के अंदर का एक फोटो है, ठीक है ना। ये देखिए पत्ती का डंठल जो होता है ये यहाँ पर इसी के अंदर का जो है ये पूरा डिटेल्स पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लास 10th के एनसीईआरटी में। देखिए ये वाला पिक्चर, ठीक है ना, ये वाला पिक्चर क्लास 10th के एनसीईआरटी में, ठीक है ना। इसको देखिए यहाँ पर जो है ये गोल सा, इसी को जो है ना आपको अनुप्रस्थ काट को डिटेल्स में जब देखते हैं तो ये देखिए ऐसा बनता है पृथ्वी में, ठीक ना। तो यहाँ देखिए हमको एक नंबर में जो है यहाँ पर जो लोकेटेड है, यहाँ पर जो लोकेटेड देखिए इस फोटो में क्या है, तो उसको कहते हैं आपको ऊपरी बाह्य त्वचा, ठीक ना। और बाकी देखिए कोना वाला जो है ऊपर में इसे मोमी क्यूटिन भी कहते हैं। कि अगला एग्जाम ये भी पूछ सकता है, कोई निश्चित तो है नहीं। अब देखिए नीचे वाला कहता है आपको निचली बाह्य त्वचा, ये जो है नीचे वाला सेम जैसा है, निचली बाह्य त्वचा इसको कहते हैं। उसके बाद देखिए ये जो आपको द्वार कोशिका कहलाता है, ये ठीक ना, द्वार कोशिका कहीं आपको रक्षक कोशिका भी कहा जाता है, ठीक ना। तो द्वार पर जो रहेगा वही रक्षा करेगा, ठीक ना। अब देखिए ये है आपको वायु कोश, ये देखिए ये जो बीच में स्पेस है इसे ही कहा जाता है आपको वायु कोश। और ये देखिए आप ये
चार खुट्टा है, इसमें देखिए बीच में जो गोल गोल है, ये गोल गोल जितना भी है ये सभी क्या है आपको हरित लवक है, ठीक है ना। इसी को हम लोगों से यहाँ क्वेश्चन में पूछा है। देखिए एक नंबर में जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसे देखिए यहाँ पर क्या कहता है इसको, तो इसको ऊपरी बाह्य त्वचा कहते हैं। देखिए ऊपरी बाह्य त्वचा यानी कि ऊपरी अधिचरण भी इसको हम कह सकते हैं। ये देखिए किस ऑप्शन में जाती है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये भी हो सकता है, आगे देखेंगे क्या होगा। बी में देखिए मोमी है, तो ये तो गलत है। सी में देखिए ऊपरी अधिचरण, ये तो हो सकता है। डी में देखिए ऊपरी अधिचरण, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में देखिए क्या कहा है, तो नीचे में आपको निचली बाह्य त्वचा, ठीक है, इसको निचली बाह्य त्वचा कहते हैं। देखिए किस ऑप्शन दिया, ये नंबर में देखिए आपको मोमी क्यूटिन दिया होती है, तो कट ही गया, यानी कि नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए बी भी तो पहले से कटा हुआ, बी को चेक करना नहीं है। सी देखिए सी में क्या है, 2 नंबर में दिया है आपको निचली बाह्य त्वचा, ठीक है, इसको हो सकता है, ये भी हो। डी देखिए डी में दिया आपको निचली बाह्य त्वचा, 2 नंबर में ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर का जो फोटो है यहाँ पर, इसको क्या कहा जाता है आपको, देखिए यहाँ 3 नंबर दिया हुआ है, इसको आपको द्वार कोशिका कहते हैं। द्वार कोशिका को जो है ना आपको रक्षक कोशिका भी कहते हैं, ठीक ना। तो 3 नंबर में तो ये दिया हुआ है, और 3 नंबर यहाँ रंध्र दिया हुआ है, ये तो कट गया, ठीक है, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए और भी है, 4 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए आपको देखे थे क्या है, ये तो आपको वायु कोश है, यहाँ देखे थे, ये है आपको वायु कोश, ठीक, तो ये सही है। अब देखिए अगला है 5 नंबर हरित लवक की, ये दिया हुआ है, तो ये 5 नंबर जो यहाँ बताए थे आपको गोल गोल जो है, ये आपको हरित लवक है, ठीक है। तो ये हरित लवक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि श्वसन कि इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि श्वसन के किस अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए श्वसन की जो है ये पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और ऊर्जा रूपांतरण जो होता है पायरुवेट का, तो इसी में जो है ना आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा में रूपांतरण होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम नियम का सही गणितीय रूप निरूपण करता है, ठीक है। देखिए ओम नियम को हम समझते हैं। ओम नियम देखिए क्या कहता है कि यदि देखिए कोई भी चालक तार है, ठीक है, उसके 2 बिंदु के बीच विभवांतर भी है। देखिए कोई चालक तार है, ठीक, यहाँ एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, इसके बीच का विभवांतर क्या है आपको भी है, ठीक है, विभवांतर भी है। और उसके बाद क्या है, उसमें प्रवाहित धारा जो है, इसमें जो प्रवाहित धारा हो रहा है, ये आई धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है, ठीक ना। तो इसमें क्या कहता है ओम का नियम, जो ये जो भी जो है यानी कि प्रवाहित जो इसमें जो वोल्टेज दिया हुआ है, यानी कि जो इसके बीच वोल्टेज नहीं विभवांतर दिया हुआ है, ये जो है ना आपको समानुपाती होता है धारा का, ठीक ना। यानी कि जितना ज़्यादा विभवांतर होगा उतना ही अधिक धारा प्रवाहित होगा, ठीक ना। अब देखिए जब हम इस समानुपाती का साइन को हटाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लाना होता है, तो कॉन्स्टेंट लाने के लिए इसमें आर जोड़ते हैं, ठीक है। भी बराबर आई आर हो गया, ठीक नहीं, ये भी बराबर आई आर, ये ओम नियम से निकलता है, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जल जो है आपको रिस करके भूमि में जाएगा। देखिए जल जैसे बारिश का पानी हो गया, चाहे नाला वाला बह गया उसका पानी हो गया, तो सब देखिए क्या होता है पानी की रिस करके धीरे धीरे जो है जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है आपको अंतः संयंदन कहा जाता है, ठीक है। जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाकी जितना ऑप्शन है उस सबको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन में है आपको बाष्पोत्सर्जन। देखिए बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है कि कोई भी द्रव है, ठीक ना, उसका जो है ना आपको बाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, आपको बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक ना। देखिए सी में दिया है आपको परासरण। परासरण क्या होता है, देखिए परासरण में जो है आपको कोई भी तरल है, ठीक ना, उसका प्रवाह जो है आपको उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, ठीक है। किसमें, तो परासरण में कोई भी द्रव है यानी तरल है तो उसका जो है ना आपको प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की होगा, ये परासरण में। अब देखिए भस्मीकरण क्या है, इसको भी समझते हैं। भस्मीकरण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको वायु की अनुपस्थिति रहेगा, यानी क्या होगा वायु के जो है ना आपको अनुपस्थिति में कोई भी पदार्थ है उसका अत्यधिक गर्म किया जाता है, यानी कि वायु के अनुपस्थिति में उसको हम गर्म करेंगे तो उसे ही भस्मीकरण कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हम लोग को इस सब में से सही कथन को चुनना है, ठीक। आप देखिए सारा कथन को पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे सही कौन सा है, ठीक ना। देखिए 1 नंबर में कहा है आपको कि टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बना, ठीक है। फ्यूज तार का जो बना होता है वो टीन और लेड का मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। तो कितना परसेंट रहता है, तो इसमें फ्यूज तार में देखिए 63% टीन रहता है और 37% क्या रहता है आपको लेड रहता है, ठीक है नहीं, इसका मिश्र धातु है, तो ये सही बात है, ठीक।
चलिए ठीक है। अब देखिए 2 में दिया हुआ है फ्यूज़ को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, ये भी बात सही है। देखिए कोई भी फ्यूज़ है तो विद्युत में तार यानी कि लाइव वायर से जब तक इसको हम नहीं जोड़ेंगे तो उधर शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये कैसे घटेगा, यानी कि लघुपतन कैसे होगा। तो हमेशा इसको जो है ना विद्युत में तार से ही जोड़ा जाता है, जिसमें करंट रहता है उससे ही इसको जोड़ा जाता है, तो ये भी सही हो गया ठीक ना। 3 नंबर में कहा है कि फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक कुछ होना चाहिए, नहीं ये तो गलत है। गलनांक अगर उच्च होगा तो अगर उधर शॉर्ट सर्किट हुआ तो हीट होगा, अगर गलनांक यानी शॉर्ट सर्किट हुआ तो कम तापमान पर ये क्या होता है आपको तो गल जाता है, ताकि क्या होता है आपको हानि होने से बच जाता है, आग वगैरह से बच जाता है, चाहे उससे संबंधित जितना भी उपकरण लगा होता है वो सब भी जो जलने से बच जाता है ठीक है। तो लेकिन यहाँ गलनांक जब उच्च होगा तो ये गलबे नहीं करेगा, नहीं गलेगा तो परिपथ टूटेगा ही नहीं, परिपथ जब नहीं टूटेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो यानी क्या यह फ्यूज का तो काम तो रहा नहीं, तब फ्यूज देने का मतलब क्या हो गया, तो ये मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। यानी क्या उसका गलनांक उच्च नहीं होना चाहिए, इसका गलनांक क्या होना चाहिए आपको, जितना भी फ्यूज तार है उसका गलनांक क्या होता है, निम्न होना चाहिए, और प्रतिरोध इसका उच्च होना चाहिए ठीक ना। तो ये तो गलत हो गया, यानी हमसे क्या पूछा है कि सही कथन पूछा है, तो 1 और 3 सही है। देखिए 1 और 3 ये आपको 1 और 2, तो 1 और 2 किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 1 और 2 ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया में जो है 3 उत्पाद निकलता है, तो वो कौन कौन सा है ठीक ना। देखिए क्लोर एल्कली प्रक्रिया होता है उसमें 3 उत्पाद निकलता है, वो आपको हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और आपको NaOH है ठीक ना, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक ना। इसका उत्तर क्या हो गया आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है। देखिए जब भी कोई भी 2 समजातीय श्रेणी है तो उसके आणविक द्रव्यमान के बीच जो है आपको सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है ठीक है। अब देखिए CH2 में क्या होता है, देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 12 है। अब प्लस हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन के कितना है, तो 2 है, 1 है, तो हाइड्रोजन 2 है, तो यानी कि 2 से गुना कर दें, यानी कि 2, यानी कि 12 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी क्या हो गया, इसके आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक ना। यहाँ ऑप्शन में देखिए CH2 भी दे सकता है ठीक, तो CH2 भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो भी होगा, यानी कि दोनों सेम ही होगा ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए ठीक है। यहाँ देखिए P यहाँ दिया हुआ है, यहाँ Q दिया हुआ है, यहाँ R दिया हुआ है और यहाँ S दिया हुआ है ठीक है। इसको हमको पहचान करनी कि उसके जगह पर क्या होगा, यानी कि जो समीकरण को जो संतुलन करना जानता होगा वो तो इसको बना देगा ठीक है। यानी कि हमको इसमें देखना है कि दोनों तरफ जो है यानी कि LHS में और RHS में भी जितना भी तत्व है सभी समान मात्रा में है कि नहीं है, किस ऑप्शन को हम रखेंगे तो समान मात्रा में रहेगा ठीक ना। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही इसका उत्तर होगा ठीक है। तो इसको हम रख के आपको दिखा देते हैं ठीक है। यानी कि इसमें जो है ना आपको मात्र एक ही कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि जो समीकरण जो है उसको संतुलन करने के लिए आना चाहिए ठीक ना। तो जब तक संतुलन करने के लिए आएगा तो ये अपने आप बन जाएगा ठीक ना। तो देखिए यहाँ देखिए P की जगह पर हम 2 रखते हैं तो यानी क्या हो जाएगा आपको 2FeSO4 ठीक। ये सॉलिड है तो S इसका साइन लगा ठीक। उसके बाद देखिए Q की जगह पर 1 रखे तो क्या हो जाएगा आपको Fe2O3 हो गया। अब देखिए आपको R है, यहाँ R है, RSO2 है, तो R की जगह पर भी 1 रखे तो SO2 1 को तो लिखा नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ S है, S के जगह SO3 है तो ये गैस है तो इसको रख दिए 1, तो ये भी 1 रख दिए ठीक ना। अब देखिए देखते हैं कि समीकरण संतुलन है कि नहीं है ठीक। यहाँ देखिए 2 आगे लगा यानी कि 2Fe है ठीक। यहाँ 2Fe है तो यहाँ भी देखिए 2Fe है, यानी कि Fe तो सही है ठीक। अब देखिए सल्फर देखिए S यहाँ 2 है ठीक है। देखिए सल्फर यहाँ भी 2 होगा, इधर भी देखिए एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ है, तो 2 सल्फर इधर भी हो गया। अब देखिए हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं तो ऑक्सीजन 4 2 8, यहाँ टोटल कितना है 8 गो ऑक्सीजन है। तो हमको LHS में जब हमको 8 गो ऑक्सीजन है तो RHS में भी हमको 8 ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ देखिए आपको 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 3 2 5 हो गया और 3 गो यहाँ हो गया, 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि टोटल 8 हो गया, यानी कि सब कुछ संतुलन है। इसका मतलब कि ये सही है ठीक ना। तो इसी प्रकार जो है आपको ऑप्शन में रख कर आपको देखना होगा ठीक। यानी कि इसमें जो मात्र एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो जिसको अगर आता है कि समीकरण को संतुलन कर देंगे बस हो गया, यही तो उत्तर हो जाएगा ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं ठीक ना। यानी कि जल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु भाग लेता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण का आपको समीकरण पता होना चाहिए। देखिए क्या है आपको 6H2O और 12H2O जब मिलता है इन प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो ये क्या बनाता है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल बनाता है ठीक है। ग्लूकोज क्या हो गया C6H12O6 और 6O2 और 6H2O बनाता है ठीक ना। यहाँ हमसे क्या पूछा है
कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं कितना, देखिए कितने जल और कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं, ठीक ना। जल का देखिए 6H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 6CO2 भाग लिया, ठीक ना। यानी कि 6 गो जल का भी और 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड का भी भाग लेता है, ठीक ना। किस ऑप्शन में दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर। क्या करा है, कोई भी आपतित किरण क्या हुआ, जो आने वाला किरण होता है, ठीक ना, वो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरता है, ठीक ना। अब देखिए देखते हैं, ये है अवतल दर्पण आपको, ठीक। कलई क्या हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये वक्ता केंद्र को सी से डिनोट किया जाता है, तो ये सी है यहाँ पर, ये क्या आपको वक्ता केंद्र, ठीक है। देखिए कोई भी आपतित किरण है, ये है आपको आपतित किरण, ठीक, जा रहा है और ये वक्ता केंद्र से गुजरा। देखिए इसका नियम क्या होता है कि कोई भी आपतित किरण है अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र से गुजरती है, वह पुनः जो है ना आपको वही माध्यम में लौट जाती है, यानी कि इसी पर गई और इसी पर लौट गई। देखिए कोई भी यहाँ रेखा है, इसी पर गई और इसी पर लौट गई, तो यहाँ कोण कितना बना, 0 डिग्री का कोण बना। कोण तो बना ही नहीं, यही कोण हमसे पूछा है, तो ये कोण क्या हो जाएगा आपको 0 डिग्री हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए तालिका जो है गर्भनिरोधक की 4 विधियों और उसके कार्यों के तरीके को दर्शाता है, तो कौन सा विकल्प इसमें सुमेलन को दर्शाता है। क्या हुआ, ये चारों जो है आपको विकल्प क्या है, गर्भनिरोध से ही संबंधित है, ठीक है ना, उसको हमको सुमेलित करना है। देखिए एक में दिया हुआ है आपको कॉपर टी, तो कॉपर टी क्या होता है, जब देखिए कॉपर टी कैसे लगाया जाता है। देखिए ये हो इधर का ओवरी और ये हो गया इस साइड का ओवरी, ठीक। ये ओवरी जो है आपको ओवेरी ऐसे जुड़ा रहता है। देखिए ये क्या रहता है, ऐसा रहता है, ठीक। यहाँ देखिए क्या करा है, कॉपर टी जब देखिए इस साइड से इंजेक्ट किया जाता है, तो यहाँ जो है ना आपको ये निषेचन के लिए जो है ना ये आपको रहता है फिलोपियन ट्यूब का जो है ये मार्ग को ही रोक देता है, ठीक है। ये मार्ग को रोक देता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ से जो आपको अंडाणु आता है ये आपको शुक्राणु से मिल नहीं पाता है, ठीक है, मिल नहीं पाता। इससे क्या होता है, आपको निषेचन नहीं होता है। यानी कि कॉपर ट्यूब क्या किया आपको, ये निषेचन को रोक दिया है, ठीक है। यानी एक मिल जाएगा आपको 4 के, यानी डी के साथ, ठीक है। एक देखिए डी के साथ मिल जाएगा। अब देखिए दूम दिया हुआ है आपको मुखी गोलियाँ, मुँह से जो गोली जो खाता है वो क्या करता है, ये आपको ये जो है ना आपको रोपण को ही ये रोक देता है, ठीक है। ये मुख जो गोली खाते हैं ये क्या करता है, आपको रोपण को ही रोक देता है। रोपी कंडोम है, ये कंडोम का क्या कार्य है, ठीक है। ये देखिए कंडोम क्या करता है, ये जो है आपको ये शुक्राणु जो है आपको गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुँचते हैं, ठीक नहीं। गर्भाशय ग्रीवा देखिए जैसे होता है संभोग के दौरान क्या होता है कि जैसे ये कंडोम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कंडोम का यूज़ किया जाता है, तो ये क्या करता है आपको कि ये जो है ना आपको शुक्राणु को जो होता है शुक्राणु, तो इसको जो है ना आपको गर्भाशय गिरवा तक जाने ही नहीं देता है, ठीक है। ये जो है ये इधर ही रह जाता है, ठीक। तो ये नहीं जाएगा तो क्या होगा, निषेचन होगा ही नहीं, तो क्या होगा आपको गर्भनिरोध हो गया। ये कंडोम यानी ये बी के साथ मिल जाएगा, ठीक। ये तीन जो है बी के साथ मिल जाता है। अब देखिए 4 नंबर आपको दिया है कि नलिका उच्छेदन ये क्या करता है कि आपको अंडाणु जो है गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अंडाणु क्या होगा, गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकता, यानी क्या होगा आपको कि 4 का ए हो गया, यानी कि 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप पॉजिटिव कमेंट दीजिए, अगर आपको वीडियो सही नहीं लगा, मतलब कुछ त्रुटि लगा वीडियो में, तो आप उससे भी संबंधित कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना, ताकि हम अगला वीडियो में आपके लिए उसको सुधार करके लाएं, ठीक। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और वहाँ जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक ना। और देखिए साइंस के लिए जो है हमारे चैनल पर पहले भी जो है ना आपको बिहार SSC के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया गया, तो उसमें लगभग 150 या 200 सेट शायद हो गया है। और साथ ही साथ देखिए हमारे चैनल पर एक और सीरीज चलता है जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज साइंस के संबंधित बताया जाता है, ठीक ना। तो उसमें लगभग 2 या 3 गो शायद वीडियो आया हुआ है, ठीक ना। तो वो ऐसे लगातार आते रहेगा, ठीक ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहने, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।